नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। विनेश फोगाट कल से जब से ये खबर आई है कि उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि वो गोल्ड मेडल जीतने के एकदम करीब थी, तब से लेकर अभी तक देश में एकदम बवाल मच चुका है और ये बवाल संसद में भी मचा हुआ है। संसद में जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह से इस पर घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी तैयारी या होमवर्क पूरा नहीं किया। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देते नहीं बन रहा और इस पर फिर सरकार विपक्ष पर ही आरोप लगा रही है कि आप इस पर राजनीति मत करिए। आज तो हालत ऐसी हो गई कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ जो हैं वो उठकर ही चले गए और इसके पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जिस तरह से जाहिर की और उस पर उन्होंने विपक्ष को ये कहा कि हम सभी इस पर दुखी हैं, लेकिन आप लोग इस पर इस तरह से सियासत कर रहे हैं, इससे विनेश भी दुखी होगी। कुल मिलाकर विनेश फोगाट को लेकर इस समय जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, उससे समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार इसमें बहुत ही बुरी तरह घिर गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस मुद्दे पर अपना बचाव कैसे करे, क्योंकि कहीं न कहीं चूक तो हुई है मोदी सरकार से ही। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जब विपक्ष विनेश फोगाट ने जब 2 मेडल मतलब वो जीत चुकी थी, क्वालिफाई जब कर ली उसने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जब वो जीती, तो फिर विपक्ष ने जिस तरीके से ट्वीट किए और जो उनको बधाइयों का सिलसिला जारी हुआ और उसके बाद मोदी ने जब तक उस पर ना कोई ट्वीट किया था ना कोई फोन किया था, तो ये सवाल उठ रहे थे कि क्या विनेश की ये जीत मोदी सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। लेकिन इससे पहले कि विनेश गोल्ड जीत पाती, ये खबर आ गई कि विनेश को डिस्क्वालीफाई ही कर दिया गया है और वो भी महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण। अब ये 100 ग्राम वजन किस तरह से ज्यादा हुआ, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस पर मोदी सरकार एकदम घिर गई है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई ऐसा तर्क सामने नहीं रखा है जिससे ये पता चले कि इस मुद्दे पर उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि गलतियों का एक पुलिंदा सरकार के सामने खड़ा हुआ है जिस पर उसको जवाब देते नहीं बन रहा है। आज विनेश फोगाट ने एक और उनके बारे में एक खबर आई जो देश के लिए बहुत दुखद है। विनेश फोगाट ने एक ट्वीट करके बताया कि वो अब ओलंपिक में नहीं खेलेंगी और इसके साथ ही वो कुश्ती से भी संन्यास ले रही हैं। क्या है विनेश फोगाट का ये ट्वीट, एक बार इसको देख लेते हैं। विनेश फोगाट ने लिखा है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। बेहद भावुक ट्वीट है ये विनेश फोगाट का, जिसपे उन्होंने अपनी माँ को संबोधित किया है। और आपको याद दिला दूं कि जब वो सेमीफाइनल जीती थी तो अपनी माँ से ही उन्होंने जब ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि माँ मैं गोल्ड लेकर आऊंगी, और उनका ये जो बातचीत जो थी अपनी माँ से ये भी काफी चर्चित हुई थी और लोग ये मान रहे थे, क्योंकि माँ जो होती है वो सबसे बड़ी प्रेरणा विनेश के लिए तो कम से कम ऐसा ही दिख रहा है। और यहाँ उन्होंने अपनी माँ से ही माफी मांगी, और ये माँ से माफी मांगी नहीं है, ये उन्होंने जो ये कहा है ये एक्चुअली पूरे देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम अपनी एक बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए। और इस मुद्दे पर जब संसद में विपक्ष ने सवाल उठाया तो बजाय सही जवाब देने के सरकार ने ये गिना दिया कि उसने विनेश पर 70 लाख रुपए किस किस तरह से खर्च किए हैं। विनेश पर खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने उनको कोई खैरात दी है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ भी मोदी सरकार अपना ओछापन दिखा गई। इसको लेकर भी सवाल उठे। आज जब राज्यसभा में विपक्ष इस पर जवाब मांग रहा था, तब जगदीप धनखड़ बेहद नाराज हो गए और उन्होंने बिल्कुल नाराज होकर वो उठकर चले ही गए। लेकिन उठकर जाने से पहले जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, एक बार हम उसको सुन लेते हैं। In the ugliest of scene, we saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution, and that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I am sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it,
is the greatest disrespect to that girl. That girl has a ये हैं जगदीप धनखड़ जो ये बता रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से उसका राजनीतिकरण कर रहा है, किस तरह से इसका फायदा उठा रहा है। जगदीप धनखड़ के इस बयान को सुनकर ये समझ में आता है कि वो दुखी तो हैं, लेकिन दुखी होकर उन्होंने केवल विपक्ष को ही क्यों निशाना बनाया, ये सोचने की बात है। और इस पर विनेश के मामले में किस तरह से पूरी मोदी सरकार घिरी हुई है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी आपने ये देखा कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने ये जो बयान दिया और उसके बाद वो उठकर चले गए, यहाँ पर उससे पहले उन्होंने डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं उनको ये कहा था कि ये आपका इस तरह का व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और अगली बार मैं आपको दरवाजा दिखा दूंगा। काफी गुस्से में थे जगदीप धनखड़ और उन्होंने डांटा विपक्ष के सांसदों को, बल्कि सीनियर नेताओं से ये भी कहा कि आपके इस तरह के सांसद जो व्यवहार कर रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और इधर सत्ता पक्ष यानी जो बीजेपी सांसद और उनके जो एलाइज हैं उनकी ओर से शेम शेम के नारे लग रहे थे। ये जो पूरा आपने देखा अमलेंदु जी, जगदीप धनखड़ इस मुद्दे को सीधे सीधे ये भी बोल सकते थे कि विनेश के मामले पर आपको जितना दुख है उतना ही दुख हमको भी है, जो बात उन्होंने बाद में कही। लेकिन शुरुआत में आपने सुना इस बात को वो इमरजेंसी तक ले गए और ये बताने लगे कि इमरजेंसी में सबसे पहले इसी तरह हमले होते हैं और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जाता है। ये जगदीप धनखड़ कह रहे थे। क्या लगता है आपको, क्या मोदी सरकार यहाँ पर कोई नए किस्म की राजनीति कर रही है? क्योंकि विनेश फोगाट के मामले में वो एक भी तार्किक जवाब नहीं दे पा रही कि आखिर ऐसा जो भी कुछ हुआ है विनेश के साथ, जो नाइंसाफी हुई, उसके पीछे आखिर दोष किसका है? क्योंकि ये तो जाहिर है कि दोष सारा का सारा गलती जो है वो विनेश की कहीं से नहीं है। उनके साथ जो टीम गई जिसने उनको ओआरएस दिया, जिसके कारण विनेश का वजन बढ़ा और उसके बाद वजन घटाने के भी जो उपाय थे उसके चक्कर में विनेश को जिस तरह से रात भर साइकिलिंग करवाई गई, इस हद तक उनसे श्रम करवाया गया कि वो बेहोश होने के कगार पर आ गई। और इसके बाद भी मोदी सरकार कहीं भी इस बात का अफसोस करती हुई नहीं दिख रही है कि हमारे हाथ से केवल एक मेडल नहीं गया। मेडल तो छोटी चीज है, मतलब छोटी चीज इन द सेंस कि जहां एक इंसाफ की बहुत लंबी लड़ाई चल रही है वहां पर एक मेडल की का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिस पूरे सिस्टम से लड़कर विनेश वहां तक पहुंची थी और उसके बाद वो जीतती तो उसका एक अलग असर जाता। क्या उस असर से बचने के लिए ये सारा खेल रचा गया है? क्योंकि आज विनेश फोगाट ने सीएस यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की है, जिसका फैसला आएगा और अगर वो विनेश के पक्ष में आता है तो फिर विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल मिलेगा। सिल्वर मेडल, क्योंकि यहाँ भी सवाल ये उठ रहे थे कि अगर विनेश को आपने 100 ग्राम आपको लग रहा था कि वजन ज्यादा है तो आप ये बोल देते किसी भी तरह से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं या वो नहीं आएंगी खेलने, तो वो अपने आप मुकाबले से बाहर हो जाती और सिल्वर मेडल उनको मिल जाता। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से पदक से ही एक तरह से खारिज करना, और ये पदक से खारिज करना नहीं था, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर आपको अपमानित करना था। जैसे आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा के कोई धक्का दे दे पीछे से, वो वाला खेल जो है विनेश के साथ किया गया। और उसके बाद विनेश की माँ और उनके घर वाले बाकी तो बहुत दुखी हैं वो, लेकिन इसके साथ साथ पूरा देश दुखी है। और यहाँ पर उस दुख को अगर विपक्ष संसद में प्रकट करना चाह रहा है तो उस पर भी उनको रोका जा रहा है। और जगदीप धनखड़ ने ये जो इस बात को वो इमरजेंसी तक ले गए, क्या कहेंगे अमलेंदु जी? समिता जी, एक तो जगदीप धनखड़ साहब को बधाई दे देनी चाहिए, हम लोगों को भी और पूरे देश को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इमरजेंसी से पहले ऐसे ही हालात थे जैसे कि अब हैं। तो धनखड़ साहब को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि देश के अंदर हालात ऐसे हैं जैसे इमरजेंसी के पहले थे। विपक्ष का आरोप ये है कि देश में अघोषित आपातकाल है। धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे ही हालात होते हैं जब इमरजेंसी लगती है। बस थोड़ा सा अंतर है कि विपक्ष कह रहा है अघोषित आपातकाल है, वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात हैं कि इमरजेंसी लगती है। तो इसके लिए धनखड़ साहब बधाई के पात्र हैं। दूसरा समिता जी ये है कि मोदी जी बच गए इस बात से कि उनको विनेश फोगाट को बधाई देनी पड़ती। वो चाहे कांस्य मेडल लेके आती, चाहे सिल्वर मेडल लेकर आती, चाहे गोल्ड मेडल लेकर आती, मोदी साहब की मजबूरी हो जाती कि उनको बधाई देनी पड़ती विनेश फोगाट को। बाकी मेडल लाने वालों को फ़ोन भी प्रधानमंत्री करते हैं, तो शायद फ़ोन करना पड़ता विनेश फोगाट को भी। प्रधानमंत्री उस संभावित जो कहा जाए स्थिति थी उससे बच गए हैं, क्योंकि विनेश फोगाट को किस मुंह से प्रधानमंत्री फ़ोन करके बधाई देते अगर विनेश फोगाट मेडल लेकर के आती
कि विनेश फोगाट को क्या फिर वो अपनी बेटी कह पाते, जबकि आपको याद होगा कि पहले जब विनेश फोगाट मेडल लेकर आई थी तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा दावत दी थी, उनसे मुलाकात की थी और अपनी बेटी भी बताया था। और फिर जब वो बेटी सड़कों पे पुलिस द्वारा घसीटी गई तो प्रधानमंत्री खामोश थे और अब तक खामोश हैं उसकी लड़ाई पर। तो प्रधानमंत्री उससे बच गए, तो ये एक हो सकता है। अब जो इसके पीछे बातें की जा रही हैं सुमित्रा जी, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, विपक्ष उसी पर चर्चा करना चाहता था कि क्या वास्तव में इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और ये तब तक इस पे बात नहीं हो सकती जब तक कि इस पे स्वस्थ मन से चर्चा ना हो, और वो भी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। चूँकि बाहर सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और बात किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगी। संसद में तमाम राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर चर्चा इसलिए होती है कि वहां किसी एक नतीजे पर पहुंचा जाए, सब तरफ की बातें आएँ, जो भी उसके प्रोज और कॉन्स हैं वो उन पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, कुछ बीच की बातें हो तो सभापति अपनी बात रखें, और फिर किसी एक सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचा जाए। लोकसभा सदन में चर्चाएं इसलिए होती हैं। लेकिन आज जो जगदीप धनखड़ का आचरण था, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात था। क्योंकि विपक्ष जो मांग कर रहा था, विपक्ष कहीं से भी गलत नहीं था, और जगदीप धनखड़ साहब ने विपक्ष की बात ना सुनकर और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा की अनुमति ना देकर और इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दिया, वो डेमोक्रेसी के ऊपर प्रहार है। उनका जो भी कहना था, उनकी अपनी वेदना हो सकती है, धनखड़ साहब की व्यक्तिगत वेदना हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनको लग सकता है कि कोई आज कुर्सी पर सवाल उठा रहा है, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई कुर्सी पर सवाल उठा रहा है, तो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि कुर्सी का आचरण सिर्फ हो ना निष्पक्ष, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे, और ये उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का दायित्व है। तो जगदीप धनखड़ साहब क्या जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके साथ कोई न्याय कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये उनको सोचना है, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तो खुले तौर पर जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर आरोप लगा दिया 30 सेकंड में ही, जब वो इतनी महत्वपूर्ण बात रख रहे थे कि NCERT की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाई जा रही है। उस पर जगदीप धनखड़ साहब उसको बहुत लाइटर मोड में लेना चाहते थे कि चैम्बर में आकर के बात कर लीजिए। संविधान के प्रियम्बल NCERT की किताबों से हटाई जा रही है, और ये इतना हल्का मसला है कि सभापति के चैम्बर में आकर इस पर बात कर ली जाए। राज्यसभा में बात होगी कि सभापति के चैम्बर में बात होगी। विपक्ष का नेता अगर किसी राष्ट्रीय महत्व के मसले को उठा रहा है तो सदन में चर्चा होगी कि राष्ट्रपति के चैम्बर में चर्चा होगी, उपराष्ट्रपति के चैम्बर में चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति का चैम्बर राष्ट्र की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नहीं बना है, वो चैम्बर बना है कि सदन किस तरीके से चलाया ना, उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष आकर के बातचीत कर लें, एक सर्वदलीय आप उस पर पहुंचे, आप निर्णय पर पहुंचे। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठाएगा, जनता के जो सवाल होंगे, वो तो सदन के अंदर उठेंगे। और अगर सभापति उस सदन के अंदर जनता के सवालों को उठने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो ये उनका अपना सिरदर्द है, ये विपक्ष का सिरदर्द नहीं है एक तरीके से। उसके बाद फिर एक अखबार का भी हवाला दिया गया, जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से उन्होंने हवाला दिया कि किसी अखबार ने भी उनके ऊपर टिप्पणी की है। अब इससे भी उनको परेशानी है कि अखबार ने टिप्पणी की है। अखबार तो टिप्पणियां करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि अखबार टिप्पणियां ना करें तो इमरजेंसी लगवा दीजिए। अघोषित इमरजेंसी में भी आप टिप्पणियां नहीं रोक सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर टिप्पणियां ना हो और हम जैसे लोग भी ना बोल पाएं, तो इमरजेंसी लगवा दीजिए फिर। तो आप भी आलोचनाओं से परे नहीं हैं। दूसरी बात सुमित्रा जी ये है कि चाहे सभापति जी हो, चाहे उपसभापति जी हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इस सदन की कार्रवाई पर जो भी खर्च होता है वो आम नागरिकों की जेब से उसका पैसा जाता है। तो ये मन की बात करने की जगह नहीं है, ना सभापति के, ना प्रधानमंत्री के, ना किसी मंत्री के, ना किसी सांसद के। यहाँ जो भी सवाल उठेंगे वो जनता के सवाल उठेंगे, यहाँ जो भी चर्चाएं होंगी वो जनता की होंगी, राष्ट्रीय महत्व की होंगी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें होंगी, उन पर यहाँ चर्चा होगी। किसी के मन की बात के लिए जगह नहीं है। अगर कोई मन की पीड़ा जगदीप धनखड़ साहब की है तो उसे अपने घर पर जाकर व्यक्त करें। किसी सांसद से कुछ परेशानी है उसे अपने चैम्बर में बुलाकर बात करें। यहाँ जो भी बात होगी सदन के अंदर वो जनता की बात होगी, और चाहे वो सभापति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए।
तो आज विपक्ष ने जो मांग की थी वो यही मांग की थी कि इस मसले पर ये खुले रूप से चर्चा हो कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ या देश के अंदर कोई साजिश है, और अगर साजिश नहीं है तो चूक किसकी है इस पर भी चर्चा हो। विपक्ष का कतई ये आरोप नहीं था कि किसी ने कोई साजिश की है, बात यही थी कि अगर उसमें कोई साजिश है, और ये साजिश की बात तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं जनता दल यू, उसके नेता केसी त्यागी हैं, उनकी तरफ से आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसको जब उसका फैसला आया कि अयोग्य ठहरा दिया गया है, उसके बाद फिर ये साजिश की थ्योरी शुरू हुई कि इस पर साजिश हुई है। तो पहले तो सत्ता पक्ष को अपने सहयोगियों से बात करनी चाहिए कि उन्होंने ये साजिश का मसला क्यों उठाया। तो विपक्ष की जो मांग थी वो कुल जमा इतनी मांग थी कि इस मसले पर अच्छे तरीके से चर्चा हो, और जो अब सवाल उठ रहे हैं सभापति ने आज जो किया उसके बाद तो ये और चर्चाएं शुरू हो गई। आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि किस तरीके से एक लड़की जो है वो सिस्टम से हार गई, साजिशों से हार गई, वो मेडल लेकर के आती और लोग उस लड़की के विरोध में इस हद तक जा पहुंचे कि आप देश के खिलाफ खड़े हो गए। अगर मेडल लेकर के आ रही थी विनेश फोगाट तो वो सिर्फ विनेश फोगाट का मेडल नहीं था, वो भारत का मेडल था। वो गोल्ड आता चाहे सिल्वर आता, जो भी मेडल आता वो इस देश का मेडल होता, और आप विनेश फोगाट के विरोध में इस हद तक चले गए कि आप देश के मेडल का विरोध करने लगे। तो जो लोग भी आज चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हुए हों, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़े हुए लोग हों, जो भी आज विनेश फोगाट की इस मेडल पर या तो खिल्ली उड़ा रहे हैं या उस पर कोई तंज कस रहे हैं, वो सारे लोग उनके चेहरे पहचाने जाने चाहिए। ये सब एंटी इंडिया गैंग के सदस्य हैं, ये सब देश विरोधी लोग हैं जो भी आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। समित्रा जी 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 बिल्कुल, क्योंकि कल ही से ये जब से ये खबर आई कि विनेश फोगाट को संसद वहां अयोग्य घोषित कर दिया गया है ओलंपिक में, उसके बाद संसद में तो सवाल उठे ही, सोशल मीडिया पर भी इस चर्चाओं का दौर तेज हो गया, और इसमें एक कर्मा रिटर्न्स इस तरह की हैशटैग के साथ बहुत सारे ट्वीट किए जाने लगे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि विनेश फोगाट ने जब मोदी के खिलाफ वो खड़े हो गई हैं तो अब उनको इसका नतीजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और जब इस किस्म के ट्वीट होते हैं तो ये समझा जाना चाहिए कि कैसी मानसिकता से लोग रहते हैं। और एक दूरदर्शन के पत्रकार हैं, उन्होंने तो आज उनका एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि एक पदक इतना महत्वपूर्ण हो गया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चल रही है उसको भी सब भूल गए और वो खबरें मीडिया से गायब हो गई हैं। तो इस किस्म की लचर बातें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन विनेश फोगाट जो है वो वाकई इस सिस्टम से हार गई हैं। और जब आप सारे ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो तो फिर उसके बाद किसी भी पहलवान के लिए या किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट का वो पॉइंट आ गया था जहां वो अपने आप को टूटा और हारा हुआ महसूस कर रही थी। हालांकि लोग उनसे ये कह रहे हैं कि आप हारिए नहीं और हौसला रखिए और हम आपके साथ हैं, लेकिन हम जो देशवासी जो वाकई विनेश के साथ हैं उनको भी अब ये मांग सरकार से करनी चाहिए कि इस पर आप ये जरूर जवाब दें, एक जांच कमेटी बैठाएं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर विनेश फोगाट के मामले में अगर चूक हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, और अगर साजिश हुई है तो जिन लोगों ने साजिश की उनके इरादे क्या थे और उनको क्या सजा मिलेगी। ये मामला अगर बाकी मामलों की तरह भी आया गया हो गया, क्योंकि मोदी सरकार की आदत हम हमेशा से ये देखते हैं कि जवाब देने में बिल्कुल उसकी दिलचस्पी जो है वो शून्य रहती है। पुलवामा का इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन मोदी सरकार को जवाब नहीं देना था तो उसने नहीं दिया। हर बात को आप राष्ट्रवाद का जो एक उस पर आवरण ओढ़कर आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलवामा के मामले से लेकर चीन के मामले से और तमाम मामलों पर यह हुआ कि कहीं कोई जवाबदेही मोदी सरकार ने नहीं बरती और अभी भी उसका वही रवैया है और इसीलिए विपक्ष नाराज है। और इस बार का विपक्ष पहले की तरह कमजोर नहीं है, ये भी अब साबित हो गया है और इसीलिए मोदी सरकार जो है वो घिरी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सांसद है नवीन जिंदल, जो पहले हुआ करते थे कांग्रेस में और उसके बाद वो चले गए बीजेपी में, सांसद भी बन गए। नवीन जिंदल खुद एक खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने विनेश फोगाट के मामले में यहाँ भी वो कांग्रेस और यानी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो सियासत कर रही है। क्या कुछ कहा है नवीन जिंदल ने, अमरिंदु जी, इसको सुन लेते हैं। तो मैं हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ कि इस तरह की कोई घटना हो जाए और उसके ऊपर भी आप जो है ये इस तरह की छोटी राजनीति करें तो बहुत दुख होता है कि आप इसमें बोलें कि साजिश है, ये है, वो है। भाई टेक्निकल कोई फॉल्ट हो गया, टेक्निकल कमी हो गई, 100 ग्राम से वजन बढ़ गया, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन अब हो गया, कोई बात नहीं। इस तरफ खेल है और खेलों के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो खेलों की जो स्पर्धा है
उसके अंदर जो है आदमी को खेलों की तरह देखना चाहिए और खेलों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अमलेंदु जी, नवीन जिंदल जो हैं वो खुद भी खिलाड़ी हैं, पोलो के खिलाड़ी हैं वो, और राजनेता भी हैं और व्यापारी भी हैं, तो मतलब उनका तो कॉम्बिनेशन अलग ही है, और अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो यहाँ पर वो अब राष्ट्रपति के साथ मतलब उपराष्ट्रपति के हाँ में हाँ मिलाते हुए जो बात कह रहे हैं और ओछी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही ये जो नसीहत दे रहे हैं कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर खेल को खेल ही रहने देना चाहिए तो फिर क्यों खेल संघों में जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो क्यों आते हैं, और क्या बीजेपी ने इसके खिलाफ कोई स्टैंड, खुद नवीन जिंदल इसके खिलाफ कुछ करेंगे क्या? क्योंकि तिरंगा फहराने के लिए जैसे उन्होंने मुहिम छेड़ी थी तो वो एक बहुत ही काबिले तारीफ बात थी, और उनके कारण ही ये उनकी लड़ाई का असर है कि आज देश में हर घर में हम जब तिरंगा जो फहरा सकते हैं, ये नवीन जिंदल के कारण है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ उन्होंने जिस तरह की बातें की, क्योंकि ये जो बड़ी बाइट थी इसका हमने एक छोटा हिस्सा दिखाया है। इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि विनेश फोगाट को संन्यास नहीं लेना चाहिए, हरियाणा की लड़कियां इतने जल्दी हार नहीं मानती और संन्यास उनके दुश्मन लें, उनको अभी मैदान में डटे रहना चाहिए। अब सवाल ये है अमलेंदु जी कि इस तरह की, क्योंकि ऐसा नहीं कि विनेश फोगाट में खेल भावना नहीं है या वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नहीं जानती या वो हार और जीत का महत्व नहीं समझती हैं या उसको उस तरह से नहीं लेती हैं, लेकिन यहाँ तो सवाल हार और जीत का नहीं था। यहाँ तो सवाल ये था कि क्या विनेश के खिलाफ कोई साजिश हुई है, और अगर साजिश हुई है या कोई चूक हुई है तो क्या सरकार को उसका जवाब नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, ये जो इस तरह से बीजेपी के सांसद या बीजेपी के समर्थक जिस तरीके से मोदी सरकार को इसमें बचाने में लगे हुए हैं, अभी नवीन जिंदल की बात आपने सुनी, कल हेमा मालिनी का तो बयान और ही गजब था, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि अब हमको वजन का महत्व समझना चाहिए और लड़कियों को देखना चाहिए और हमको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, जैसे उनको मुद्दा समझ भी नहीं आया कि हो क्या गया है। क्या लगता है आपको इस बात को इतने हल्के तरीके से अगर मोदी सरकार लेगी तो क्या अब जो हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं क्या उसमें इसका असर देखने मिलेगा? क्योंकि अब खबर ये भी आ रही है कि विनेश फोगाट को मतलब कुछ लोगों ने प्रस्ताव भी दे दिया कि कांग्रेस को हरियाणा से विनेश फोगाट को टिकट दे देनी चाहिए चुनाव में। तो और इसके मैं अभी आपको ये भी सुना देती हूँ, हमारे पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाइट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे बस में होता तो मैं विनेश को राज्यसभा सीट दे देता। क्या कहा है उन्होंने, ये सुन लेते हैं। हरियाणा सीएम ने कहा है कि विनेश फोगाट का पूरा वो सम्मान होगा जो एक सिल्वर मेडल जीते हुए खिलाड़ी का होता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होता है। तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेती, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है, इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान उनको दिया जाता? सर आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को हो प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। जो उन्होंने संन्यास लिया सर उसको लेकर क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं हार गई कुश्ती जीत रही? मायूस है ना, वो जीती हुई थी भाई वो, और यही इसी बात की जांच मांग रहे हैं। ठीक है। और जिस राज्यसभा सीट के रिक्त होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं वो कांग्रेस सांसद अभी चुने गए लोकसभा के लिए दीपेंद्र हुड्डा, उनकी राज्यसभा सीट खाली हुई और खुद दीपेंद्र हुड्डा ने इस बारे में क्या कहा है ये भी हम सुन लेते हैं। विनेश हारी नहीं है, जीती है। विनेश ने करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है, अगर हारा तो स्पोर्ट्स का सिस्टम हारा है। और आज विनेश को ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जीत के आए उतनी सुविधाएं और देनी चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि वर्चुअली वो गोल्ड मेडल जीत गई थी, उनको उस अपॉर्चुनिटी डिनाई किया गया। उसके साथ साथ जो हुड्डा साहब ने जो बात कही है कि आज हमारे पास संख्या बल तो नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के पास, लेकिन जो मेरी जो सीट रिक्त हुई है उसके लिए कोई अगर उपयुक्त आदमी कोई संसद में आने के लिए आज देश में है तो विनेश हैं, क्योंकि वो दुनिया और देशवासियों की प्रेरणा, साहस और संघर्ष क्षमता के प्रतीक के रूप में उभर के वो आई हैं। तो उनके लिए उनको कंसिडर किया जाए और मैं उनकी हुड्डा साहब की बात का पूर्णतः समर्थन भी करता हूं और मैं आग्रह भी करता हूं सभी हरियाणा के राजनीतिक दल इस बात पर गंभीरता से विचार करें। सदन में भी आज राज्यसभा में जिस तरह से उसके ऊपर चर्चा होने की मांग किया जा रहा था, लेकिन ये अलाउ नहीं किया गया कि चर्चा हो विनेश के मामले को लेकर। अमरेंद्र जी, आपने सुना दीपेंद्र हुड्डा की का बयान भी सुना और भूपेंद्र हुड्डा का भी, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने ये घोषणा की कि हम उसको सिल्वर मेडल वाला जितनी सुविधाएं मिलती है वो हम देंगे। अब सवाल यही है
कि सिल्वर मेडल तक ही क्यों सीमित रखा? आपके हाथ में है, आप गोल्ड मेडल दे दीजिए, या फिर कल को आप उसको भी गिनाएंगे कि 70 लाख की तरह कि हमने इतना इतना सब किया है। क्या कहेंगे, क्या विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजे जाने पर हरियाणा में एक नई किस्म की राजनीति हो सकती है? क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए हार का मैदान अभी से तैयार हो गया है? निश्चित तौर पर मित्रा जी, अगर कांग्रेस ये फैसला ले लेती है कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजा जाना है, तो हरियाणा के मैदान पे विनेश फोगाट बीजेपी को एक और फिर पटखनी दे देंगी। भले ही आज साजिशों के अखाड़े में, जो कि राकेश टिकैत के शब्दों में उधार ले रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं, साजिश के अखाड़े में विनेश फोगाट हारी हैं। साजिश के अखाड़े में विनेश फोगाट भले ही हार गई हो, लेकिन राजनीति के अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी को फिर मात दे देंगी विनेश फोगाट। और फ़र्ज़ कीजिए सर मित्रा जी कि अगर विनेश फोगाट राज्यसभा में चुनकर पहुंच जाती हैं, और जो प्रधानमंत्री आज फ़ोन करने से बचना चाह रहे थे विनेश फोगाट को, तो क्या राज्यसभा में जाकर के विनेश फोगाट के चेहरे का सामना प्रधानमंत्री कर पाएंगे? ये सवाल प्रधानमंत्री को स्वयं अपने से पूछना चाहिए और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने से पूछना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, उस तरीके की ओछी राजनीति का जवाब एक स्वच्छ राजनीति इसी तरीके से दे सकती है सर मित्रा जी। अब मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस विनेश फोगाट को भेजेगी या नहीं भेजेगी, या भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा इस स्थिति में है कि नहीं वो किसी को भेज पाए नहीं भेज पाए। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारा वहाँ अभी बहुमत नहीं है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का अभी हरियाणा में बहुमत नहीं है, और जो सीट खाली हो रही है वो दीपेंद्र हुड्डा की छोड़ी हुई सीट है। लेकिन ये सीट तो फिर और कहीं से भी आ सकती है। अगर विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना ही होगा, इंडिया गठबंधन तो किसी भी राज्य से भेजा जा सकता है। और भी सीटें खाली हो रही हैं राज्यों में, 12 सीटें कुल खाली हो रही हैं, तो अगर भेजना होगा तो कहीं से भी भेजा जा सकता है। तो अगर इसी पे आ जाएगा विपक्ष की, ठीक है आपको हम जो है राजनीति के अखाड़े में अब इस पहलवान से इस तरीके से पिटवाएंगे, मैं पिटवाएंगे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूँकि राजनीति में पिटवाना ही इस तरीके से, अगर इस तरीके की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज जेपी नड्डा जो सदन के अंदर बोल रहे थे, राज्यसभा में बोल रहे थे, नेता सदन हैं सर मित्रा जी, उनका कहना क्या था जेपी नड्डा का? उनका कहना था कि चूंकि विपक्ष के पास कोई काम बचा नहीं है, कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यानी देखिए बेशर्मी की हद देखिए आप, कि इतना बड़ा मसला कि देश जो है वो एक गोल्ड मेडल से चूक गया, हमारी एक खिलाड़ी जो है उसको ओलंपिक से बाहर कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, और नेता सदन जो है वो सदन के अंदर खड़े होकर कह रहा है कि चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कितनी गिर चुकी है इस मामले में। आपको हर जगह चूंकि राजनीति नजर आती है और ओछी राजनीति आप करते हैं, और आपको अपने राजनीतिक हित समझ में आते हैं, तो आपको हर चीज़ जो है वो छोटी नजर आती है। राष्ट्रीय महत्व के मसले भी आपको छोटे समझ में आते हैं। अब सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें समिता जी चल रही हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग फ्री हैं, अपना कुछ भी बोलते हैं। अब कोई कह रहा है कि चूंकि राफेल की जांच जो है वहाँ चल रही है और राफेल खरीदे गए थे फ्रांस से, वहीं ये ओलंपिक हो रहे हैं, तो अब इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें राफेल का क्या मसला है। अब आप नहीं रोक लेंगे ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि इमरजेंसी अभी लगी नहीं है। धनखड़ साहब को लग रहा है कि इमरजेंसी से पहले ऐसे हालात होते हैं, लेकिन अभी लगी नहीं है इमरजेंसी, तो अब सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि उसने यूरोप की पहलवान को हराया, अमेरिका की पहलवान को हराया, और जो 4 बार की चैंपियन थी उसको हराया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशें भी इसमें अब लोग लिख रहे हैं। कौन रोक लेगा? इसी तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फ़ोन करना पड़ता, तो अब फ़ोन करने से बच गए प्रधानमंत्री, अब इसमें ढूंढे जा रहे हैं एंगल, कौन रोक लेगा? तो ये अगर आप, मेरा कहने का ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति करेगी और राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर भी चर्चा नहीं करना चाहेगी और सिर्फ मन की बातें करना चाहेगी, तो फिर इस तरीके की बातें दूसरे लोग भी करेंगे। और ये बातें कोई विपक्ष की तरफ से नहीं हो रही हैं, आम नागरिक जो है वो इस तरीके की बातें समिता जी कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर और सरकार पे जो सवाल उठा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, वो तमाम लोग जो है वो किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो आम नागरिक हैं, आम भारतीय नागरिक हैं जो इस मसले को उठा रहे हैं। यानी कि आम भारतीय नागरिक ये समझ रहा है कि विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई है और उस साजिश में बड़े लोग शामिल हैं। अब शामिल हैं या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन जो जनता में एक मैसेज जा रहा है वो इस तरीके का मैसेज जा रहा है। और सोशल मीडिया समाज का एक तरीके से आईना भी है, चूँकि तमाम लोग जो हैं जो थोड़ा भी लिखना पढ़ना जानते हैं वो सब लोग सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरीके से हैं, तो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो वहाँ से इसको समझा सकता है। तो मुझे लगता है समिता जी कि सरकार इस पर ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है। विपक्ष ने जो आज मसला उठाया, खासतौर से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको उठाया राज्यसभा में कि इस पर चर्चा होनी चाहिए,
डेरेक ओब्रायन ने भी उस पर बातचीत की, तमाम विपक्षी लोग बात करना चाहते थे, लेकिन सभापति महोदय जिनके बारे में कल ही जो था वो कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आप दिखाते इस तरीके से हैं कि जो आप जानते हैं वही सब कुछ सच है और सामने वाला जो है वो कुछ नहीं जानता है, वो सब गलत है। तो यही आज उसको एक तरीके से कहा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को सच साबित करने की कोशिश जगदीप धनखड़ ने की कि जगदीप धनखड़ जो जानते हैं वही सब सत्य है, अंतिम सत्य वही है, बाकी सब मिथ्या है, ये बताने की जगदीप धनखड़ साहब ने कोशिश की। बड़े ताव में वो उठे और हम लोग तो उस समय लाइव कर रहे थे, तो हम तो ये समझे कि शायद घोषणा करने वाले हैं कि ये इस्तीफा देने जा रहे हैं। जिस तरह वो कह रहे थे कि मैं जो घोषणा फैसला देने जा रहा हूँ, तो हम तो लगा कि अभी शायद इस्तीफे की घोषणा करने जा रहे हैं कि इनका मन बहुत द्रवित हो गया है और बहुत एक तरह से कहा जाए इनके ऊपर दबाव है। अब वो दबाव देखिए, एक बात तो समझ में आ गई धनखड़ साहब की बात से कि वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है। वो दबाव किसका है ये तो धनखड़ साहब जाने, हम तो नहीं जान सकते किसका दबाव है, लेकिन सदन जिस तरीके से चल रहा है और लोग जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं उससे ही साफ समझा जा सकता है कि शायद सरकार का कोई दबाव होगा या किसी व्यक्ति विशेष का दबाव होगा। हम नहीं जानते किसका दबाव है, ये धनखड़ साहब जाने किसका दबाव है या दबाव नहीं भी है, हम नहीं जानते। लेकिन जो आभास हो रहा है और जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि सभापति महोदय के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव है। और उनका आज का जब भाषण वो दे रहे थे अपना उठकर जाने से पहले कि वो जा रहे हैं, अभी अपने को सहज नहीं पा रहे हैं वहाँ बैठने के लिए, हमको तो ये लगा कि शायद इस्तीफा देकर जा रहे हैं। लेकिन खैर वो ठीक है, अच्छा उन्होंने निर्णय लिया कि वो बात आगे बढ़ती कुछ और होता, विपक्ष वॉकआउट करके जा चुका था, उनके मुंह से भी कुछ हो सकता है, भावनाओं में कुछ निकल जाता धनखड़ साहब की। अच्छी बात है ये, उन्होंने उस समय उठना मुनासिब समझा, बेहतर है। लेकिन चर्चा की अनुमति मुझे लगता है देनी चाहिए थी। हालांकि अपना चेयर का डिस्क्रिप्शन है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, वो किस विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। सदन जो है वो चर्चा के लिए है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा के लिए है, और राष्ट्रीय महत्व के नहीं भी हैं। अब बताइए, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर आए हैं वहाँ से गाजियाबाद से अतुल, अब वो लोकसभा में मसला उठा रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया। गाजियाबाद में 35,000 लोगों को कुत्तों ने काट लिया, इसका मसला वो लोकसभा में उठा रहे हैं और हमारे सभापति जो लोकसभा के हैं वो उसकी अनुमति दे रहे हैं उस मसले को उठाने की। अरे भाई, नगर निगम का मसला है, नगर निगम में उठाओ, और नगर निगम से ज़्यादा आपको परेशानी है तो राज्य सरकार के सामने उठाओ, योगी जी से जाकर मिल लो, उसी सरकार में आप मंत्री भी रहे, वो अतुल गर्ग जो हैं वो योगी जी की सरकार में मंत्री भी रहे, इससे पहले विधायक थे वहाँ से। तो आपको समस्या तो मतलब जो नगर निगम के मसले हैं या राज्य सरकार के मसले हैं वो तो सदन में भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे, कुत्ते काटे का मसला तो उठाएंगे, लेकिन विनेश फोगाट के खिलाफ अगर साजिश हुई है और भारत के खिलाफ अगर कोई साजिश हुई है, विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश नहीं है, ये भारत के खिलाफ साजिश है, अगर कोई साजिश हुई है तो वो मसला जो है सदन में नहीं होगा। तो ये किस तरीके से निर्णय लिए जाने, तो देश में सवाल तो उठेंगे कि कुत्ता काटे पे तो एक नगर निगम में कुत्ते 35,000 लोगों को कुत्तों ने काट लिया, इस पे तो चर्चा होगी, लेकिन हमारा देश मेडल से चूक गया, इस पर चर्चा नहीं होगी, तो भले हारी जाए ऐसे सभापति। बिल्कुल, ये मोदी सरकार की प्राथमिकताएं जो हैं वो बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं कि जिस मुद्दे पर अगर वो घिरती हुई दिखती है उस मुद्दे को बिल्कुल विपक्षी साजिश बता देना और उस पर चर्चा से भागना, ये सरकार का रवैया रहा है हमेशा से। इस बार भी सरकार ऐसे ही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये कह दिया कि राज्यसभा में आना चाहिए विनेश को, तो यहाँ भी मृत्यु जी एक तरह से उन्होंने बीजेपी को घेर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा का जो इस समय विधायकों की स्थिति, मतलब कुल तो 90 विधायक होते हैं लेकिन इस समय 87 हैं, 87, जिसमें बीजेपी के 41 है, कांग्रेस के 29 है और जननायक जनता पार्टी के 10 है, निर्दलीय 5 है, हरियाणा लोकहित पार्टी और INLD के 1-1 विधायक हैं। तो इस लिहाज से देखें तो सीट जो है वो बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के तरफ से कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, रामविलास शर्मा और अभी जो किरण चौधरी कांग्रेस से गई हैं उनका नाम भी शामिल है, मतलब ये दावेदार हैं। तो ठीक है, अगर सामान्य कुछ होता तो बीजेपी यहाँ पर अपने संख्या बल दिखाती, अपने जो प्रत्याशी चुनना है, और अगर कांग्रेस को उसको चैलेंज करना है तो वो करती और फिर राज्यसभा का चुनाव होता। लेकिन कल इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि हरियाणा के अलावा बिहार, महाराष्ट्र और भी राज्यों से अभी राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं और चुनाव होने हैं सितंबर में, जिसके लिए कल नोटिफिकेशन आ गया है। हरियाणा की लेकिन एक ही सीट है और यहाँ पर ऐसा नहीं कि विनेश फोगाट को कांग्रेस कहीं और से नहीं भेज सकती, बिल्कुल भेज सकती है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर क्या कांग्रेस ने फंसा नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी अगर ये कहे कि वो देश की बेटी और उसके साथ अन्याय हुआ और हम उसको सिल्वर मेडल वाली सुविधा दे सकते हैं,
तो क्या जो घोषणा भूपेंद्र हुड्डा ने की कि मेरे बस में होता तो मैं राज्यसभा दे देता, क्या बीजेपी कभी इतना बड़ा दिल दिखा पाएगी? क्या वो ये चैलेंज, मतलब अब क्या उसके सामने ये मुसीबत नहीं आ गई कि वो विनेश फोगाट को बीजेपी राज्यसभा में भेजे ना भेजे, क्या करे? क्या लगता है अमलेंदु जी, यहाँ भी फंस गई है कांग्रेस के सामने बीजेपी? समिता जी, बुरी तरीके से बीजेपी फंस गई है। एक तो आप ये देखिए कि राज्यसभा में वैसे ही बहुमत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मतलब सरकार अल्पमत में है राज्यसभा में। और सोने पे सुहागा ये है कि जो अब तक प्रच्छन्न रूप से सहयोग दिया करते थे, 11 सांसदों वाली YRCP और 9 सांसद वाली बीजू जनता दल, ये भी अब सरकार के खिलाफ खड़े हैं। अब इस स्थिति में उतर आए हैं कि जो बीजू जनता दल की एक राज्यसभा सदस्य हैं, उनका इस्तीफा करवाया गया है ताकि वहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कोई चुन करके आ जाए उपचुनाव में। तो यानी एक एक सांसद की जहां राज्यसभा में सरकार को दरकार है, तो ऐसे में कैसे बर्दाश्त कर पाएगी सरकार कि विनेश फोगाट वहां से आ जाएं। तो अगर कांग्रेस वहां खड़ा कर भी देती है विनेश फोगाट को, तो ये एक तरीके से विनेश फोगाट फिर भी हार करके भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगी। ये समित्रा जी और ज़्यादा बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी अगर हरियाणा से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को राज्यसभा के चुनाव में उतार दिया। और विनेश फोगाट अगर हार जाती हैं, जो कि संख्या बल के हिसाब से हार जाएंगी, तो ये विनेश फोगाट नहीं हारेंगी, ये भारतीय जनता पार्टी हारेगी। चूंकि कांग्रेस में विनेश फोगाट को किसी और राज्य से भी ले आएगी राज्यसभा में, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को, मतलब कांग्रेस जो है वो हरियाणा की पिच पर ज़बरदस्त तरीके से, हरियाणा के अखाड़े में कहा जाए, वो विनेश फोगाट से मात दिलवा देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से फंसी हुई आ रही है। अब ये देखना है कि कांग्रेस क्या वास्तव में इस हद तक जाती है कि नहीं जाती है, ये कांग्रेस का है। और विनेश फोगाट को भी ये तय करना है कि वो लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी राज्यसभा का चुनाव। मतलब कांग्रेस अगर उनको भेजना चाहती है या संयुक्त विपक्ष भेजना चाहता है, तो ये उनका अपना मसला है, किसी और राज्य से भी आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हरियाणा से भेजने का फैसला कर लिया समित्रा जी, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और ख़ासतौर से ऐसे समय में कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा से बाहर हो चुके हैं, हालांकि उनके बेटे जीत के आए हैं, लेकिन वो खुद बाहर हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर राज्यसभा पहुंचती हैं विनेश फोगाट, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक तरीके से कहा जाए वो ज़बरदस्त चोट होगी। तो अब देखना है कि ये किस तरीके से आगे राजनीति बढ़ती है। फिलहाल तो विनेश फोगाट के ऊपर जो फैसला आना है आज, वो फैसला है कि क्या आता है, और नहीं भी आता है तो भी इसकी जांच तो निश्चित तौर पे होनी चाहिए। क्योंकि सवाल बहुत से उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर उनका वजन बढ़ गया था, तो वो कौन व्यक्ति था जो सीधे उनको नाप तोल कराने के लिए ले गया इंटरनेशनल ओलंपिक संघ में। अगर वहीं से कह दिया जाता, भारतीय ओलंपिक संघ कह देता कि उनका भाई वो खेलने की स्थिति में नहीं है, तो ठीक है, वो अयोग्य घोषित नहीं होती और जो मेडल उनको मिला था वो लेकर आ जाती, सिल्वर मेडल लेकर के आ जाती। तो ये साजिश किसने रची? यही तो साजिश है, और साजिश क्या है? अगर मान लीजिए वजन, पहले तो बात तो ये है कि वजन जो उसका बढ़ा क्यों, डाइटिशियन क्या कर रहे थे, न्यूट्रिशियन क्या कर रहे थे, कोच क्या कर रहे थे, क्यों उस पर नज़र नहीं रखी गई? अगर वजन अच्छा, उसके बाद भी अगर वजन बढ़ गया था, जैसे कि तर्क दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि सब बहुत मेहनत की गई, फिर भी वजन 100 ग्राम बढ़ गया, बाल काटे गए, कपड़े छोटे किए गए, सब कुछ किया गया, उसके बाद भी 100 ग्राम वजन था वो अधिक हो गया, अगर ये बात मान लिया, तो अगर आपको मालूम था कि 100 ग्राम उसका वजन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वहाँ जाकर कराने की आवश्यकता क्या थी, जब आपको मालूम है कि वहाँ नियम ये है कि सारे मेडल पीछे के चले जाएंगे? तो ये साजिश हुई है समित्रा जी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कौन व्यक्ति था जो उसको वहाँ तक लेकर के गया कि आपका हम वजन करवाते हैं वहाँ जाकर? और ये क्यों नहीं कहा गया कि ये विनेश फोगाट को नहीं तय करना था, ये जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसको तय करना था कि उनको बाहर करना है उससे या फिर उनको जाके कराना है। तो जिसने भी ये फैसला लिया है उस व्यक्ति के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, और सोशल मीडिया इसी से उबाल खा रहा है समित्रा जी। ये हमारे सवाल नहीं है, जो आम भारतीय नागरिक सवाल उठा रहे हैं, ये वो सवाल है समित्रा जी। बिल्कुल, आम भारतीय इस समय जिस तरह से नाराज है, ये नाराजगी भी बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित होगी आने वाले वक्त में, ये बिल्कुल तय है। अभी 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें हरियाणा में तो बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा ही कि किस तरह से विनेश फोगाट को यहाँ पर एक साजिश का शिकार होना पड़ा, ये तो मुद्दा जरूर उठेगा। लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी राज्य हैं, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, यहाँ भी ये मुद्दा जो है ये कम नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये
किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और यहाँ पर विनेश फोगाट के साथ जो खेल हुआ, जो साजिश हुई, जो ये कहा है राकेश टिकैत ने, जो साजिश के अखाड़े में हारी है विनेश, वो बिल्कुल सही बात है। और किसने ये साजिश रची, किस तरह से रची, इसका खुलासा जब तक नहीं होगा, जब तक मोदी खुद आकर, मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि कोई और जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं और वो राष्ट्र को संबोधित करने आ जाते थे, इतना बड़ा एक प्रकरण हो गया और मोदी अब तक चुप बैठे हैं। कल एक सांत्वना का उनका ट्वीट आया, उसके बाद से फिर वो गायब हैं। तो ये देखने वाली बात है कि मोदी इस पर कब और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे तो किस तरह से वो शब्दों का इसमें यहाँ घुमाव फिराव, लच्छेदार भाषा, वो सब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन विनेश का मामला तब भी शांत नहीं होगा, ये दिख रहा है। अब इस पर संसद में जिस तरह से सवाल उठा, ये भी जनता देख रही है कि सरकार यहाँ भी किस तरह से जवाब देने से बच रही है। सरकार अभी तो अपने आप को किसी तरह से बचा लेगी, लेकिन आखिर में जब जाना पड़ेगा जनता के पास वोट मांगने, तब क्या बच पाएगी ये सरकार? तब क्या अपने लचर तर्कों से वो किसी तरह से खुद की फेस सेविंग कर पाएगी, ये देखना होगा। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। हाँ, एक आखिरी बात और कहना चाहूंगी कि विनेश फोगाट ने तो अपने ओलंपिक से जो या कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार या जो ओलंपिक में जो सारे लोग गए हैं और ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशन के सब जो अध्यक्ष है कुश्ती के और बाकी ये लोग, पीटी उषा, ये सारे लोग कब अपने अपने इस्तीफे की, नैतिकता के तौर पर इस्तीफे की पेशकश करेंगे कि हाँ, हमसे चूक हुई और हमारे कारण एक सुनहरा मौका भारत के हाथ से चला गया। खैर अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। देखते